काव्य नायक निश्चय कर लेता है कि वो अपनी चेतना के अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलेगा और उस रहस्यमय व्यक्ति का जीवन में स्वागत करेगा जो उसके अवचेतन में दबे क्रांतिकारी विचारों और भावनाओं का प्रतिरूप है। वो बर्बरता, निराशा और घुटन के उस अंधेरे वातावरण से उठकर दरवाजा खोलने का उपक्रम करता है। मुक्तिबोध लिखते हैं, कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से, अंधेरे के ओर छोर टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। रक्तहीन अर्थात निर्जीव सा या जीवंतता से रहित। शून्य शब्द का प्रयोग भावहीनता, निष्क्रियता और खालीपन के अर्थ में किया गया है। कमजोर घुटनों को बार बार मसल। काव्य नायक कहता है कि मैं अपने दुबले या शक्तिहीन घुटनों की मालिश करके उन्हें ऊर्जावान बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बार बार शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है और स्पर्श बिंब की योजना है। लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने। डगमगाते हुए कदमों से मैं दरवाजा खोलने के लिए उठता हूँ ताकि उस रहस्यमय क्रांति पुरुष का स्वागत कर सकूं या उसे जीवन में स्थान दे सकूं। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे अर्थात मेरे चेहरे पर जो मुर्दापन है और जो अजीब सी भावहीनता या खालीपन भीतर तक भरा हुआ है या अनेक परतों में जमा है, पोंछता हूँ हाथ से। मैं उसे हाथ से पोंछकर साफ करने की कोशिश करता हूँ, यानी अपने चेहरे को जीवंतता और ताजगी से भरा बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर दृश्य और स्पर्श बिंब की योजना है। अंधेरे के ओर छोर टटोल कर इस दिशाहीनता के अंधेरे में जहाँ कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मैं अपने हाथ इधर उधर फैलाकर कोई कोना या किनारा खोजने की कोशिश करता हूँ या इस अंधकार में रास्ता खोजने का प्रयास करता हूँ। बढ़ता हूँ आगे। इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहता हूँ ताकि दरवाजे को खोल सकूं। अंधेरे के ओर छोर टटोल कर शब्दों में स्पर्श बिंब की योजना है और ओर छोर शब्दों में पद मैत्री है। नायक जब सक्रिय होकर क्रांति पुरुष का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है तो एक प्रकार से वो अपने सीमित दायरे से बाहर निकलकर सारे संसार और समाज के दुख दर्द, विचारों और भावनाओं से जुड़ाव भी महसूस करने लगता है। वो कहता है, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। धरती का फैलाव जीवन की विविधता और संसार की विशालता की ओर संकेत करता है। दिशाएं रास्तों, उपायों और कर्तव्यों की ओर संकेत करती हैं। सांसें संतुलन और जागरूकता की ओर इशारा करती हैं। दुनिया समाज और समाज में रहने वाले लोगों की ओर संकेत करती है। दुनिया शब्द का प्रयोग समाज और समाजों में रहने वाले लोगों के अर्थ में किया गया है। मस्तक चिंतन और विचारशीलता का प्रतीक है। आकाश खुलेपन, अलग अलग योजनाओं, कल्पनाओं और मंजिलों की ओर संकेत करता है। अंधेरा यहाँ पर विषमताओं, निराशा और शोषण आदि का प्रतीक है। अंदाज अर्थात शैली या ढंग, यहाँ पर अंदाज शब्द का प्रयोग अनुमान के अर्थ में किया गया है। तथ्य अर्थात सच्चाई या वास्तविकता। स्पर्श शब्द का प्रयोग अनुभव करने या निकट से जानने के अर्थ में किया गया है। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव। काव्य नायक कहता है कि मैं अपने पैरों से सारी धरती के विस्तार को अनुभव करने लगता हूँ, यानी जब मेरे पैर धरती को छूने लगते हैं तो मेरी चेतना अपने सीमित दायरे को भूलकर धरती की विशालता और विविधता से जुड़ने लगती है। हाथों से महसूस करता हूँ दिशाएं। मेरे हाथों के सक्रिय हो जाने पर मेरी चेतना अनेक रास्तों, उपायों या कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाती है। सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया। मेरी सांसें जब संतुलित और नियंत्रित होकर चलने लगती हैं तो मैं इस दुनिया या सारे मानव समाज के प्रति सचेत हो जाता हूँ या सभी मानवों के विचारों, भावनाओं और दुखों को अनुभव करने लगता हूँ।
मस्तक अनुभव करता है आकाश। मेरा माथा या मेरा दिमाग जब जागरूक या सक्रिय हो जाता है तो आकाश के समान ऊंची ऊंची योजनाओं, कल्पनाओं और लक्ष्यों पर विचार करने लगता है। यहाँ पर चारों ही पंक्तियों में स्पर्श बिंब की योजना है। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। मेरा दिल संसार में फैली विषमताओं, निराशा और शोषण का अनुमान लगाकर व्याकुलता से भर जाता है, या मेरी भावनाएं और संवेदनाएं बेचैनी अनुभव करने लगती हैं। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती। मेरी आंखें यूं चौकन्नी हो गई हैं मानो हर ओर वास्तविकताओं या सच्चाइयों को ही खोजती फिर रही हों। दूसरे शब्दों में मेरा दृष्टिकोण या मेरा नजरिया यथार्थवादी हो गया है, या अब मेरी नजरें सत्य को पहचानने लगी हैं। केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, अर्थात मेरे पास अनुभव करके जीवन और जगत की घटनाओं को गहराई या निकटता से जानने का गुण है, और केवल यही एक गुण मुझे ताकत दे रहा है। दूसरे शब्दों में मैं किसी काल्पनिक दुनिया में या किसी सीमित दायरे में बंद ना रहकर अब दुनिया की वास्तविकताओं को स्पर्श करने लगा हूँ, या सही ढंग से जांचने परखने लगा हूँ। आत्मा में भीषण सत्चित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर। जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर। आत्मा शब्द का प्रयोग अंतर्मन, सक्रियता और जागरूकता के अर्थ में किया गया है। भीषण अर्थात डरावनी या बहुत विकट या असहनीय। सत अर्थात अस्तित्व या वजूद। चित्त अर्थात चेतना। वेदना अर्थात पीड़ा या तकलीफ। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में सत्य, चित्त और आनंद की चर्चा की गई है। शास्त्रों के अनुसार जब सत्य और चित्त यानी अस्तित्व और चेतना दोनों ही तत्व आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति अथवा साधक को आनंद की उपलब्धि हो जाती है। यहाँ पर कवि मुक्तिबोध ने सत्य चित्त आनंद के विपरीत सत्य चित्त वेदना की बात कही है। सत्य चित्त वेदना से ये भाव व्यक्त होता है कि जब मनुष्य का अस्तित्व और उसकी चेतना जागृत हो जाती है तो उसे समाज और संसार के लोगों की वेदना अनुभव होने लगती है। जल उठी अर्थात जागृत हुई। दहकी अर्थात सुलगने लगी या भीतर भीतर बेचैन करने लगी। विचरण सहचर अर्थात यात्रा के साथी या हमसफर। द्वार अथवा दरवाजा निष्क्रियता, विचार शून्यता और उदासीनता को बनाए रखने का माध्यम है। ये एक प्रकार से यथास्थिति का प्रतीक है, यानी इस दरवाजे के कारण काव्य नायक निष्क्रियता और विचार शून्यता की अंधेरी कोठरी में एक ही स्थिति में पड़ा रहता है। जंग अर्थात नमी के कारण लोहे पर जमने वाला एक प्रकार का मैल या एक प्रकार की विकृति। जबरन अर्थात बलपूर्वक या जबरदस्ती। सिटकनी अर्थात दरवाजे की कुंडी। जंग खाई सिटकनी यहाँ पर मध्यम वर्गीय संस्कारों, परंपराओं, रूढ़ियों और मान्यताओं की प्रतीक है जो व्यक्ति को क्रांति या बदलाव के मार्ग पर चलने से रोकती है। मुक्तिबोध लिखते हैं, आत्मा में भीषण सत्चित वेदना जल उठी दहकी। काव्य नायक कहता है कि मेरे अंतर्मन में मेरे अस्तित्व तथा मेरी चेतना के कारण असहनीय पीड़ा जागृत हो गई और अंगारों की तरह भीतर भीतर ही सुलगने लगी। दूसरे शब्दों में मेरा अंतर्मन, मेरा अस्तित्व और मेरी चेतना सारे संसार और मानव समाज की पीड़ा को बड़ी तीव्रता से अनुभव करने लगी और इसके कारण भीतर भीतर बेचैनी होने लगी। विचार हो गए विचरण सहचर। मेरे ख्याल मेरी इस सक्रियता में मेरे सहयोगी बन गए अथवा मैं शारीरिक सक्रियता के साथ साथ मानसिक रूप से भी सक्रिय और जागरूक हो गया। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। मैं आगे बढ़ता जाता हूँ और बड़ी सावधानी से चलता हूँ। चूंकि काव्य नायक को क्रांति और परिवर्तन के इस रास्ते पर चलने की आदत नहीं है, वो पहली बार अंतरात्मा की आवाज का पीछा कर रहा है।
इसलिए इस नए रास्ते पर उसका सतर्कता से चलना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी किसी नए रास्ते पर पहली बार चलना चुनौतीपूर्ण होता है। द्वार टटोलता, मैं दरवाजे को हाथों से टटोल कर देखता हूँ, यानी ये दरवाजा जो यथास्थिति बनाए रखने का माध्यम है, मैं इसे खोलने का उपक्रम करता हूँ। द्वार टटोलता शब्दों में स्पर्श बिंब की योजना है। जंग खाई जमी हुई, दरवाजे में जो सिटकनी या कुंडी लगी है उसमें जंग लगा है और वो जंग के कारण जाम हो गई है। ये सिटकनी मध्यम वर्गीय संस्कारों, रूढ़िवादिता, आराम परस्ती आदि की प्रतीक है और इसे बरसों से नहीं खोला गया है। यानी काव्य नायक ने किसी नए रास्ते या नई मंजिल को खोजने का कभी प्रयास नहीं किया। जबरन सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता। काव्य नायक कहता है, मैं जंग के कारण जमी हुई इस कुंडी को जबरदस्ती हिलाता हूँ और शारीरिक बल का प्रयोग करके दरवाजे को खोल देता हूँ, क्योंकि ये दरवाजा बरसों से बंद है और इसने काव्य नायक को रूढ़िवादिता, निष्क्रियता, अवसादग्रस्तता, भोगवादिता और आराम परस्ती की अंधेरी कोठरी में लंबे समय तक बिठाए रखा। इसलिए इसे खोलना इतना आसान नहीं था। इसे खोलने का अर्थ था कि काव्य नायक के जीवन की सारी सुविधाएं, सारा चैन और सारी सुरक्षा अब खो जाएगी। झांकता हूँ बाहर, काव्य नायक कहता है कि दरवाजे को खोलकर मैं अब बाहर के वातावरण पर नजर दौड़ाता हूँ। यहाँ पर जंग खाई जमी हुई, जबरन सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर, इन पंक्तियों में स्पर्श बिंब और दृश्य बिंब की योजना है। काव्य नायक बाहर देखता है और उसे बाहर के वातावरण में फैली उदासी, जड़ता तथा निराशा नजर आती है। वो कहता है, सुनी है राह अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व, उदास तारे, हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का, मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। अंधियारा पीपल अर्थात अंधेरे में डूबा हुआ पीपल का पेड़, जो दुख, निराशा और संवेदनहीनता के फैलाव का प्रतीक है। सुनी है राह अर्थात बाहर जो रास्ता नजर आ रहा है उस पर सन्नाटा छाया हुआ है, यानी उस रास्ते पर कोई हलचल नहीं है। अजीब है फैलाव, इस रास्ते का विस्तार बहुत अजीब लग रहा है। इसका कारण ये है कि इस रास्ते पर किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं है। सर्द अंधेरा, बाहर जो अंधेरा छाया है उसमें एक तरह का ठंडापन या जड़ता है, यानी इस अंधेरे के खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ढीली आंखों से देखते हैं विश्व, उदास तारे, आकाश में जो तारे हैं वो भी बुझे बुझे से लगते हैं और बड़ी अनमनी आंखों से संसार को देख रहे हैं, यानी तारों को भी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि शायद वे भी जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। हर बार सोच और हर बार अफसोस, मैं जैसे ही कुछ सोचता हूँ या चिंतन करता हूँ तो मुझे वैसे ही खेद या पछतावा होने लगता है। शायद ये पछतावा इसलिए है क्योंकि काव्य नायक जानता है कि परिवर्तन लाना और अपने क्रांतिकारी विचारों पर अमल कर पाना आसान काम नहीं है। हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का, मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। काव्य नायक कहता है कि जैसे जैसे मेरी चिंताएं बढ़ती हैं वैसे वैसे दर्द या पीड़ा भी बढ़ती चली जाती है और बहुत दूर जो अंधेरे में डूबा हुआ पीपल का पेड़ है वो मानो मेरे इस दर्द या मेरी इस हालत की पहरेदारी कर रहा है या उसका एकमात्र गवाह है। यानी इस अंधेरे और उदास वातावरण में केवल पीपल का पेड़ अपनी विशालता और फैलाव के साथ खड़ा है और यूं लगता है कि मानो वो मेरी और आसपास के वातावरण की पहरेदारी कर रहा है। अंधेरे में डूबा पीपल का पेड़ मानो वातावरण में फैली निराशा, जड़ता, निष्क्रियता तथा भयंकर उदासी को बढ़ा रहा है। काव्य नायक, जो कि दुविधाओं और वैचारिक संघर्ष से ग्रस्त है, ये महसूस करता है कि पीपल का पेड़ मानो उसकी निगरानी कर रहा है और उसके द्वारा अगला कदम उठाए जाने की प्रतीक्षा में है। इस तरह पीपल का पेड़ एक प्रकार से काव्य नायक के भीतर की द्वंद्वग्रस्तता, खिन्नता और अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबावों की ओर भी संकेत कर रहा है।
यहाँ पर सूनी है राह, सर्द अंधेरा और अंधियारा पीपल देता है पहरा, इन शब्दों में दृश्य बिंब की योजना है। हवाओं की निस्संग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज, टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से, कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। निस्संग अर्थात अकेली, लहरें अर्थात हवा के झोंके या तरंगें, कांपती अर्थात हलचल मचाती या शांति भंग करती। दूरियां यहाँ पर एकता की कमी, बिखराव और अलगाव की ओर संकेत करती हैं। फासले मतभेद अथवा वैचारिक भिन्नता के प्रतीक हैं। हवाओं की निस्संग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज। काव्य नायक कहता है कि वातावरण में केवल हवा के झोंके हैं या केवल हवा का चलना महसूस हो रहा है, और हवा के इन झोंकों के बीच अलग अलग दूरियों से या विभिन्न स्थानों से कुत्तों के भौंकने की अनेक प्रकार की आवाजें हलचल मचा रही हैं या शांति को भंग कर रही हैं। टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से अर्थात कुत्तों के भौंकने की आवाजें गीदड़ों की आवाजों से होड़ लगा रही हैं या प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। भाव ये है कि समाज में लोग अलग अलग वर्गों और संप्रदायों में बंटे हुए हैं तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शोर मचा रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं। हर व्यक्ति या वर्ग ये चाहता है कि उसकी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची हो, जिसके नीचे दूसरों की आवाजें दब कर रह जाएं। कोई भी व्यक्ति सारी मानवता की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है, बल्कि सभी अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अपनी डफली अपना राग की स्थिति है। कांपती हैं दूरियां अर्थात वातावरण में या बाहरी संसार में केवल बिखराव या अलगाव की ही हलचल महसूस हो रही है। गूंजते हैं फासले यानी हर ओर मतभेदों की ही आवाजें गूंज रही हैं या हर ओर केवल वाद विवाद तथा वैचारिक विरोध का बोलबाला है, यानी कहीं भी एकता नहीं है। बाहर कोई नहीं बाहर। काव्य नायक अप्रकट रूप से कहता है कि बाहर कोई भी नहीं है, यानी जिस क्रांति पुरुष के होने की संभावना थी, बाहर उसका कोई नामो निशान नहीं है और ना ही बाहर कोई सकारात्मक हलचल होती नजर आ रही है। न कोई इंसान है और ना ही किसी प्रकार की आशा की किरण है। यहाँ पर दूर दूर और अलग अलग शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है। इसी तरह कुत्तों और सियारों की आवाजों का चित्रण होने के कारण श्रव्य बिंब की भी योजना है। इतने में अंधियारे सोने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, यद्यपि पलातक वह तेरी गुरु है। रात के पक्षी की आवाज एक प्रकार से नायक की अंतरात्मा की आवाज है, जो उसे मार्ग दिखा रही है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। शोध अर्थात भली भांति जांचना या सुधारना या नए सिरे से खोजना। पूर्णतम अर्थात हर प्रकार से पूरी या एकदम सटीक। परम अभिव्यक्ति अर्थात सबसे श्रेष्ठ साहित्य रचना या सबसे महान कार्य। पलातक अर्थात पलायनवादी, परिस्थितियों से भागने वाला या संघर्ष से डरने वाला। गुरु अर्थात संरक्षक, पथ प्रदर्शक या प्रेरणा देने वाला व्यक्ति। इतने में अंधियारे सोने में कोई चीख गया है, रात का पक्षी। काव्य नायक कहता है कि इसी समय अंधेरे वातावरण के उस सन्नाटे में रात में घूमने वाला कोई पक्षी अचानक जोर से चिल्ला उठा। वास्तव में ये पक्षी काव्य नायक की अंतरात्मा की आवाज का प्रतीक है। यहाँ पर श्रव्य बिंब की योजना है। कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। ये पक्षी मानो चीख कर कह रहा था, वो रहस्यमय व्यक्ति अब चला गया है, वो नहीं आएगा और किसी भी हालत में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए नहीं लौटेगा। यहाँ पर कवि ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि बेहतर कार्य करने का मौका बार बार नहीं मिलता। सुनहरा अवसर हमारी चेतना का दरवाजा बार बार नहीं खटखटाता, इसलिए किसी भी अच्छे अवसर को हाथों से नहीं जाने देना चाहिए।
वह निकल गया है गांव में, शहर में। वो रहस्यमय व्यक्ति अब गांवों और शहरों की ओर चला गया है, यानी दूसरी जगहों पर लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर उन्हें जगाने के लिए निकल पड़ा है। उसको तू खोज अब। पक्षी मानो कह रहा था कि अब तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी, उसका तू शोध कर। तुम्हें उस व्यक्ति को अब नए सिरे से खोजना होगा, उसे जांचना परखना होगा और अपने अनुकूल बनाना होगा। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, वो व्यक्ति तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ साहित्यिक रचना या कविता के समान है, जो हर प्रकार से पूर्ण या सटीक है, या जिसमें भावगत और शिल्पगत रूप से कोई भी कमी नहीं है। उसका तू शिष्य है, तुम उसके अनुयायी हो या उसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति हो, यानी उस परम अभिव्यक्ति को पाने की इच्छा तुम्हारे व्यक्तित्व को और बेहतर बनाएगी। यद्यपि पलातक अप्रकट रूप में रात का पक्षी मानो काव्य नायक से कहता है कि हालांकि तुम पलायनवादी हो, जीवन की चुनौतियों और संघर्षों से भागने वाले हो और अपनी कमजोरियों के वश में हो, मगर फिर भी तुम उसके शिष्य हो। वह तेरी गुरु है। वो परम अभिव्यक्ति तुम्हारे लिए किसी गुरु के समान है, यानी वो भाव अथवा विचार जो तुम्हारे माध्यम से अभिव्यक्त होने के लिए छटपटा रहा है, वो तुम्हारे लिए किसी पथ प्रदर्शक, किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व, संरक्षक अथवा किसी उस्ताद की तरह है, क्योंकि वो तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो किसी गुरु के समान तुम्हारी कमजोरियों को दूर करके तुम्हें सक्षम और परिपक्व बनाएगा।